All right, so there is a question number 2 for paper 5 to summer paper 5 variant 2. In a neutral solution, aqueous potassium iodide act as a catalyst to decompose aqueous hydrogen peroxide. ठीक है भाई, इक्वेशन आपके पास गिवन है। एक्वस आपके पास ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको तोड़ने के लिए आप पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो है एक्वस। ठीक है भाई, क्या है वो? एक्वस है। देखिए यहाँ मेंशन है, एक्वस है, सॉलिड नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है आपसे, a student plans to carry out investigation to find how temperature, बात यहाँ क्लियर है कि टेम्परेचर की बात हो रही है, affects the initial rate of the decomposition of aqueous hydrogen peroxide in the presence of aqueous potassium iodide। वो कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में टेम्परेचर क्या असर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, उसका क्या असर अंदाज होगा। यानी कि वी आर गोइंग टू चेंज टेम्परेचर एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। चेंज इन टेम्परेचर हमें करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा रेट में वो हमें चेक करना है। तो जो चीज हमने चेंज करनी है वो टेम्परेचर है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स शुड बी कांस्टेंट। नाउ the student knows that the initial rate of the reaction can be measured by timing the production of oxygen. The student carries out a series of experiment। ठीक है, वो ऑक्सीजन जो कैलकुलेट बनेगी उसके थ्रू वो टाइम मेजर करके वो चेक करेंगे। ठीक है भाई, इन एक्सपेरिमेंट 1 द स्टूडेंट नोट्स द टेम्परेचर ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड द पोटेशियम आयोडाइड अंडर रूम टेम्परेचर में किया है। द सॉल्यूशन आर मिक्स इन apparatus designed to collect oxygen produce। जो भी तरीका है कलेक्शन का वो उन्होंने एडजस्ट कर लिया। A stopwatch is started in the beginning of the reaction. The volume of the oxygen is noted regular time intervals. All right, in experiment 2 to 8, मतलब उसके बाद 7 एक्सपेरिमेंट उसने और किए हैं। The solution are heated to different temperatures. टेम्परेचर उसने चेंज किया है before mixing and measure the oxygen produced. The data collected is used to determine the value of the activation energy। आपने activation energy find out करनी है of the decomposition of hydrogen peroxide in the presence of potassium iodide। ठीक है भाई, तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन, जो कि उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है सारी बातें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताइए इसमें क्या है। तो बच्चों यू नीड टू कीप रिमेंबर कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो हम चेंज करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? द फैक्टर विच इज गोइंग टू बी चेंज, फैक्टर विच चेंजेस। ठीक है ना, जो फैक्टर चेंज होता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो बताइए जरा इनमें कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है भाई, जल्दी से। टेम्परेचर। टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओवर हेयर। क्या बात है, जबरदस्त, ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और चीज होती है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है भाई, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी आप मेजरमेंट कर रहे होते हो, जिसकी आप क्या कर रहे होते हो, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इस वक्त हम क्या करेंगे, मेजरमेंट इस वक्त हम स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं तो टाइम मेजर कर रहे होंगे, और साथ साथ हम लोग क्या मेजर कर रहे होंगे, क्योंकि गैस कलेक्ट हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। गैस भी कलेक्ट कर रहे होंगे। तो दैट वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि उसने नहीं पूछा। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग जो कि वो हमसे पूछा है, स्टेट टू वेरिएबल्स दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। अच्छा जी, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल, जो कि हमें कंट्रोल रखना है, बाकी चीजें सारी हमने कंट्रोल रखनी है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्योंकि मेन रिएक्टेंट जो है हमारे पास वो कौन है भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि है एक्वस। एक्वस का मतलब है वो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसकी कुछ ना कुछ। तो आपने याद रखनी है भाई, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन आपने चेंज नहीं करनी किसी भी एक्सपेरिमेंट में, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त आप चेक कर रहे हो कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। टेम्परेचर होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगी, प्रेशर होगा, कैटालिस्ट होगा, ये 4 चीजें होती हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती हैं। क्योंकि रिएक्टेंट गैशियस नहीं है तो प्रेशर की तो बात ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर टेम्परेचर वो यूज कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन एक और ऐसा फैक्टर है जो कि क्या कर सकता है, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है। या सरफेस एरिया होगा। अब सरफेस एरिया तो सॉलिड के लिए होगा, यहाँ सॉलिड है ही नहीं। तो ये है आपके पास क्या, लिक्विड यानी कि एक्वस। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर आप चेंज करोगे तो रेट चेंज हो सकता है। तो हमारा जो इस वक्त डोमेन है वो ये है कि हम टेम्परेचर को चेंज करके रेट को चेक करें, कॉन्सेंट्रेशन को नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 शुड रिमेन कांस्टेंट। राइट बच्चों, बात समझ में आती है? बात समझ में आती है बच्चों? इसी के साथ साथ आपके पास वॉल्यूम ऑफ H2O2 अगर आप बढ़ा देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराएं तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो चांसेस ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। भाई याद रखना है आपने इस बात को। तो आपने वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखना है
हाइड्रोजन परऑक्साइड के। अब जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों को ही कांस्टेंट रखें, आप कैटलिस्ट भी आपके पास एक्वस है, उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम को आप क्या रख सकते हो बच्चों, कांस्टेंट रख सकते हो, क्योंकि हम कैटलिस्ट को भी इस वक्त नहीं चाहते हैं कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन में अमल दखल करे। बात समझ में आती है बच्चों? बात समझ में आ जी रही है सर। एवरीवन? अरे बोलो भाई, आ रही है कि नहीं आ रही? जी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास स्टेट हाउ द स्टूडेंट शुड प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन peroxide from 0.5 mole per decimeter cube of hydrogen peroxide. Calculate the minimum volume of 0.5 mole per decimeter cube of hydrogen peroxide required for the preparation of 0.1 mole per decimeter cube of hydrogen peroxide. Give the name and capacity of any key apparatus which should be used. Write your answer as a series of numbered steps. चलिए भाई, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हम बोलते हैं डाइल्यूशन बिकॉज यू हैव 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन एंड इससे आप जाना चाहते हैं 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। तो इस वक्त जो चीज मेरे पास मौजूद है वो क्या है? वो कह रहा है कि भाई 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाओ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का। ठीक है भाई, मैं बना देता हूं, कोई मसला नहीं है। मेरे पास कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लें आप। मुझे 250 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है 0.1 वाला, ठीक है। और किससे बनाना है? 0.5 से बनाना है। तो 0.5 से बनाना है तो भाई 0.5 वाला कितना वॉल्यूम मुझे चाहिए होगा जिसके अंदर मैं पानी ऐड करूं और उसको फिर डाइल्यूट कर दूं। तो ये मुझे चेक करना है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.5 वाला रिक्वायर्ड टू डाइल्यूट दिस इनटू 250। तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया भाई, 0.1 इंटू 50। 250 ओवर 0.5। जल्दी से बताओ कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है मुझे कॉन्सेंट्रेटेड वाले का? 50। 50 सेंटीमीटर क्यूब। भाई 50 सेंटीमीटर क्यूब क्या लूंगा मैं? 50 सेंटीमीटर क्यूब में कॉन्सेंट्रेटेड वाला क्या लूंगा बच्चों? फॉर सपोज मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड लूंगा। इसको 250 वाले मेजरिंग फ्लास्क में डाल दूंगा। किस में डाल दूंगा भाई? 250 वाले मेजरिंग फ्लास्क में डाल दूंगा। फॉर सपोज मैंने इसको डाला तो ये इतना आ गया, 50 सेंटीमीटर क्यूब मैंने इसको इतना डाल दिया। उसके बाद मैं इसको डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड करूंगा। क्या करूंगा बच्चों इसके अंदर? मैं डिस्टिल्ड वाटर ऐड करूंगा। डिस्टिल्ड वाटर में कब तक ऐड करूंगा? जब तक ये अप टू द मार्क ना हो जाए। और डिस्टिल्ड वाटर को मैं ऐड करने के लिए क्या यूज करूंगा बच्चों? ब्यूरेट का इस्तेमाल करूंगा। और जब तक मैं भरता रहूंगा इसको जब तक ये यहां तक ना आ जाए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन शुड बी 250। तो ये इस तरह हो जाएगा डाइल्यूट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों? मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं अपने पास 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब H2O2। ये मैंने ले लिया, एक नंबर मुझे यहां मिल जाएगा इसका। ट्रांसफर्ड इनटू ट्रांसफर्ड इनटू मेजरिंग सिलेंडर transferred into measuring cylinder of 250 centimeter cube using ब्यूरेट। ब्यूरेट को यूज करते हुए आपने 50 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। देन ऐड डिस्टिल्ड वाटर। आप उसके बाद क्या ऐड करोगे इसके अंदर? डिस्टिल्ड वाटर ऐड करोगे। ऐड डिस्टिल्ड वाटर टिल द सॉल्यूशन would be up to the mark। जब तक वो अप टू द मार्क ना हो जाए, विच इज 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट। राइट बच्चों, कोई मसला है तो बताइए। ऑल क्लियर? चलिए आगे चलते यस हैं। सर। आगे हमारे पास तो एक और मतलब सवाल है भाई। आगे सवाल क्या कह रहा है? हाइड्रोजन peroxide कॉजेज आई एंड स्किन इरिटेशन। स्किन और आई को इरिटेट कर सकता है। स्टेट व्हाट प्रिकॉशन शुड बी गिवन should be taken when preparing the solution of hydrogen peroxide। wearing gloves, other than wearing gloves। अच्छा, ग्लव्स के अलावा आपको क्या याद रखना है बच्चों? अदर देन गूगल वेयरिंग गूगल, सॉरी ग्लासेस। गूगल्स लिखा हुआ है। तो हमने क्या यूज करना है? ग्लव्स यूज करने हैं। ऐसे ग्लव्स कौन से यूज करने हैं आपने? वो वाले ग्लव्स यूज करने हैं जो कि केमिकली रेजिस्टेंट होते हैं। आमतौर पे नॉर्मल वाले ग्लव्स भी आते हैं जो कि हम लोग
स्कूल कॉलेजेस वगैरह में आमतौर पर रखे हुए होते हैं, जो कि नॉर्मली यूज करते हैं दूसरे सॉल्यूशंस के लिए, जो कि इतने जो है प्रॉब्लमेटिक नहीं होते। लेकिन जब आप प्रॉब्लमेटिक केमिकल यूज करते हो तो फिर आपने बड़ा ही अच्छे से आप कह लें कि यूज केमिकली, कौन से, केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स, केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स फिर आपने यूज करने होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। अच्छा, कोई गैस अगर होती, अगर कोई गैस बन रही होती जो कि टॉक्सिक होती, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही होती, क्लोरीन गैस बन रही होती जो कि पॉइजनस है, ठीक है ना, तो फिर हम फ्यूम कबर्ड इस्तेमाल करते, यानी कि इस रिएक्शन को हम ऐसी जगह पे कराते जहां फ्यूम कबर्ड होता। ठीक है भाई। देन द स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट 1 to 8 यूजिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर, द रिजल्ट्स आर शोन इन टेबल 2.1, कंप्लीट द टेबल, रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ 1 over टेम्परेचर, 3 significant figures and the values of log initial rate, 3 significant figures तक आपने सबके आंसर लिखने हैं। चलिए अब देखें, आपके पास टेम्परेचर उसने 20, 25, 30, 35, 39, 46, 59, 55 रखा है। उसने उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करके भी दे दिया है। हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है, क्या, 1 over केल्विन, यानी कि 1 over टेम्परेचर। तो जल्दी जल्दी से इसकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 0.0034। अच्छा इसकी इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। उसने बोला 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर आप बोलते हो 0.003, तो इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आया ना बेटे, तीन तो नहीं 41। आए। तो क्या होना चाहिए, 0.0003 थ्री और आगे फोर वन 41। ठीक है, उसके बाद आ रहा है मेरे पास 0.00336, उसके बाद आ रहा है 00330, फिर आ रहा है 0.00325, उसके बाद आ रहा है 0.00321, फिर 0.00313, फिर 0.00308 और फिर आ रहा है 0.00305। ठीक है भाई बच्चों, तो ये वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने यहाँ लेनी है। इसी तरह से ये भी बहुत आसान सी बात है, आपके पास रेट ऑलरेडी गिवन है, आप इसका लॉग ले लो। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है पहले लॉग का, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी, क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 5.24। 5.24। इसी तरह बाकी आपके पास आते रहेंगे, -5.10, -4.93, -4.84, -4.66, -4.43, -4.28 एंड देन -4.20। तो देखो ये यार, ये दो नंबर तो आपको वैसे ही दे दिए उसने, उसने बोला भाई जा यार अपनी जिंदगी जी ले, दो नंबर वैसे ही ले लो, फ्री के ले लो। ठीक है, उसके बाद ग्राफ बनाने के दो नंबर फिर दे रहा है वो आपसे। ठीक है ना, तो चलो आप ग्राफ बनाते हैं। पीछे ग्राफ दिया हुआ है आपको ना, ये ग्राफ बनाना है आपने। ठीक है भाई, वैल्यूज उसने दी हुई है हमें, इसका ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। अब देखें, ये प्लॉटिंग मैंने सारी यहाँ कर दी है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लॉटिंग में काफी टाइम लग गया है, हमें 5 मिनट लग गए हैं तकरीबन, क्योंकि बहुत ही माइनर स्केल था ये, है ना भाई। प्लॉटिंग आपने कर दी है, अब वो क्या कह रहा है हमसे, जरा देखो। वो हमसे कह रहा है, प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन लॉग इनिशियल रेट एंड 1 over टाइम, ये तो हमने कर दिया। यूज अ क्रॉस, ये भी हमने कर दिया। प्लॉट ईच डेटा पॉइंट, ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा, आपने बेस्ट फिट लाइन खींचनी है यहाँ पर, तो बेस्ट फिट लाइन खींच देते हैं भाई यहाँ पर। जरा देखते हैं बेस्ट फिट लाइन क्या खींच रही है हमारे पास। तो मेरे पास ये बेस्ट फिट लाइन यहाँ खींच रही है, सही है। बेस्ट फिट लाइन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे है तो हम उसको सही भी कर लेते हैं। आप लोग के पास तो पेंसिल होगी तो आप लोग ज्यादा अच्छे से इसको कर सकते हैं। ये लीजिए, ये हो गई बेस्ट फिट लाइन हमारे पास। एक तो ये बात आ गई, दूसरी बात वो कह रहा है हमसे, सर्किल अ पॉइंट ऑन द ग्राफ यू कंसीडर टू बी एनामलस। एनामलस पॉइंट वो होता है जो कि आपके डेटा को फॉलो नहीं कर रहा होता, यानी कि जो आगे पीछे होता है थोड़ा सा आपके डेटा में, वो एनामलस पॉइंट होता है। तो इस वक्त मेरे पास जो एनामलस पॉइंट है वो मुझे ये नजर आ रहा है, जो कि बेस्ट फिट पे नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, ऐसी है। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया एनामलस पॉइंट। उसके बाद कह रहा है, सजेस्ट वन रीजन व्हाई दिस एनोमली मे हैव अकर्ड ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। ठीक है, अब जरा आप इधर देखिए। फॉर सपोज अगर मैं इसको यहां ड्रॉ करता हूं, तो इस वक्त जो टेम्परेचर है, फॉर सपोज उसका जो उसकी जो वैल्यू है वो कम है, ज्यादा होनी चाहिए थी उसकी वैल्यू ना, ऐसी है ना।
ये जो वैल्यू है यहाँ आ रही चाहिए। अगर इस पॉइंट को अगर मैं एडजस्ट करूं तो ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए। तो इस हिसाब से 1/टाइम की जो वैल्यू, 1/टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी वैल्यू कम है ना भाई। 1/टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इस पॉइंट की कम है, इस वजह से ये प्रॉपर लाइन पे नहीं आ पाया। जब 1/टाइम की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, जब 1/टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी बच्चों, ज्यादा होनी चाहिए थी, तो डेफिनेटली 1/टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। तो यानी कि आपने टेम्परेचर जो नोट किया उसमें कोई आपने भंडा किया। जो प्रॉब्लम आई बच्चों, वो प्रॉब्लम क्या आई, आपने टेम्परेचर सही से नोट नहीं किया। तो आप क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर, द रिकॉर्डेड द रिकॉर्डेड टेम्परेचर रीडिंग, द रिकॉर्डेड टेम्परेचर रीडिंग, जो आपने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है उसकी जो रीडिंग है वो आपने सही से रिकॉर्ड नहीं की, इज हायर, ये ज्यादा आपने रिकॉर्ड कर लिया, ये कम होनी चाहिए थी। अगर ये कम होता तो 1/T ज्यादा होता, 1/T ज्यादा होता तो वो ग्राफ पे लाइन पे आता प्रॉपरली। इज हायर देन एक्चुअल टेम्परेचर, ये आपके एक्चुअल टेम्परेचर से ज्यादा आपने नोट कर लिया है। ठीक है भाई, ये हो गई बात। आज वो कितने मजे की बात है, इतने 3-4 नंबर हमें यहाँ पर फ्री के मिल जाएंगे। अब ये वाली जो बात है ये और हम कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये पेपर खत्म हो जाएगा। Determine the gradient of your line best fit. State the coordinates of both points you use in your calculation. These must be selected from your line of best fit. Give the gradient to 3 significant figures. ठीक है भाई, 3 significant figures आपने देने हैं। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छे पॉइंट्स आपके पास यहाँ फिट हो रहे हैं ना, वो 2 पॉइंट्स आप लोग यूज कर लो बच्चों, जो सबसे अच्छे फिट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला बहुत अच्छा फिट हुआ है पॉइंट ना। तो दिस इज, एक पॉइंट ये हो गया, और इसके अलावा आप ये वाला सेलेक्ट कर लो, ये वाला सेलेक्ट कर लो, मर्जी आपकी। तो मेरे हिसाब से जो रीडिंग नंबर आपके पास आ रही है 4.4 वाली जो रीडिंग है, ये 4.46 वाली है ना। ये कौन सी रीडिंग थी ये, दिस वॉज 4.4, 4.2 वाली आ गई एक, 4.28 वाली थी, फिर 4.43 वाली थी। तो मेरे ख्याल से ये 4.43 वाली थी, ठीक है ना। और इसके साथ जो दूसरी वैल्यू थी वो कौन सी थी, 4.43। और कौन सी वैल्यू थी बच्चों, इसकी वैल्यू थी 0.00313, ये वैल्यू थी। और जो दूसरा मैंने लिया है इसके बाद वाला 4.43 के अलावा जो मैं ले रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ 4.66 वाली। और इसके साथ जो वैल्यू थी वो थी 0.00321, ये थी। राइट बच्चों, ऐसी था ना। yes sir। तो ये हमने यहाँ पर अपने पास लिख लेना है, ठीक है भाई। ये वाली आप अपने पास लिख लीजिए कोऑर्डिनेट्स, और उसके बाद इसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए। होपफुली आप लोग ग्रेडियंट निकाल सकते होंगे, जल्दी से निकालिए बच्चों। मैं ये वैल्यूज भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो ग्रेडियंट निकालने में। तो 0.00313 थी एक वैल्यू, ठीक है ना। इसके साथ जो वैल्यू थी वो 4.43 वाली थी, ठीक है ना। इसी तरह से जो दूसरी वाली वैल्यू मैंने ली है वो क्या है, वो है 0.00321, 0.00321। और इसके साथ जो वैल्यू थी वो थी 4.666, ठीक है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएंगे भाई। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, होपफुली आप लोगों को आता होगा ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाना। क्या होता है बच्चों ग्रेडियंट का फॉर्मूला, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा। y2 minus y मेरे पास तो। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, राइट बच्चों। तो जी y2 इस वक्त मेरे पास क्या है, y2 मेरे पास इस वक्त है 4.66। तो 4.66 माइनस 4.43, ये आ गया, ओवर x2 मेरे पास क्या है बच्चों, 0.031 माइनस 0.00313। बताइए क्या आंसर आ रहा है, -2875। माइनस 2875। माइनस माइनस में आ रहा है। जी सर चेक कर लो, डिक्रीजिंग है ना वो, एक माइनस में। मिनट में चेक करता हूँ, चलो करो। लेकिन आपके पास यहाँ आंसर आ रहा है -2875, दैट इज राइट।
ऊपर लिखा हुआ है आपने आंसर देना है इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर को बनाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 8 8 लिख सकता हूँ वो चीज को मैं, सॉरी 2 8, या तो मैं इसको 2880 लिखूंगा, या तो मैं इसको हाँ 2880 लिखूंगा, या तो अगर आपको जीरो करना है तो आप 2870 लिख सकते हैं। 3 सिग्निफिकेंट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको जीरो वहां पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। 2900 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टू सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। 3 पे करना है बेटा, उसमें लिखा हुआ है ना 3 पे करना है। जो चीज उसने ठीक। मांगी है तो फिर उसका एक नंबर होगा। सही है भाई। तो द रिलेशन बिटवीन लॉग इनिशियल रेट एंड 1 ओवर टेम्परेचर गिवन बाय एक्सप्रेशन दिस, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई, उसने दे दी। जो चीज आपको मतलब आउट ऑफ द सिलेबस होगी वो दे देगा फिर वो। यूज ग्रेडियंट कैलकुलेटेड इन D4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इफ यू आर अनेबल टू ऑब्टेन आंसर D4 तो फिर आप 3100 यूज कर सकते हैं, वो कह रहा है। ठीक है, तो ठीक है हम भाई इसको यूज कर लेते हैं। पहले तो हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या कर लेते हैं, इसको एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ड्राइव कर लेते हैं। तो देखिए लॉग इनिशियल रेट यहाँ पर गिवन है हमें। ठीक है भाई, लॉग इनिशियल रेट यहाँ गिवन है। अच्छा कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहती है, तो अगर उसको आप ना भी लिखें तो चलेगा, इट्स फाइन। लॉग इनिशियल रेट या ऐसे रहने दें। कांस्टेंट को अगर आप उधर भेजते हैं तो आपकी मर्जी, आप भेजना चाहें तो भेज दीजिए, नहीं भेजना चाहें तो कोई मसला नहीं है, इट्स फाइन। और कांस्टेंट का मसला भी नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, उसको हम नहीं लिखें तो इट्स फाइन। ठीक है, उसके अलावा आपके पास हो गया मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद हो गया लॉग, ये ई वैसे रह गया वहीं पर। कांस्टेंट को अगर हम वहां भेजें तो कांस्टेंट यहाँ प्लस हो रहा है, तो वहां जाके क्या होगा बच्चों, माइनस, राइट। जी और फिर ये आपके पास 2.33303 RT मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ये RT ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊं तो क्या ये इस तरह बन जाएगा बच्चों? अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो लॉग इनिशियल रेट, ठीक है ना, लॉग इनिशियल रेट, और इस टेम्परेचर को मैं नीचे लिख दूं अगर इस तरह से, तो कोई मसला तो नहीं होगा? क्या बोलते हो, लिख सकता हूं ना? जी कांस्टेंट को मैंने सर कटा आर दिया, ठीक है ना भाई, कांस्टेंट को मैंने कटा दिया क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, उसको मैंने कटा दिया है। 1/T मैंने नीचे इसलिए कर दिया ताकि ये पूरी चीज क्या बन जाए, ग्रेडियंट। क्या बन जाए भाई ये पूरी चीज? तो ग्रेडियंट बन गई कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना दिया मैंने, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बना दिया ग्रेडियंट इंटू 2.303 R, और R की वैल्यू हम लोग के पास पीछे लिखी हुई होगी 8.314। कितनी लिखी हुई होती है भाई पीछे? 8.31 लिखी हुई है, खाली 8.31 हम इसको यूज कर सकते हैं, 8.31। तो जरा जल्दी से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आंसर आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी का भाई? अब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तुम्हारे पास 287, सॉरी 2880 इंटू 2.303 फाइव इंटू फाइव जीरो टू वन 8.31, तो क्या आ रहा है आपके पास? 0 to 1.5 55117238 करके कुछ मेरे पास आ रहा है। ये है आपके पास जूल्स के अंदर। तो अगर मैं इसको डिवाइड करा दूं किससे, 1000 से, तो ये किलो जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 55 पॉइंट, इसको हम कर लेते हैं 55.2 कर लेते हैं। सही है बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने इसको भी लिख दिया। ठीक है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा एक लास्ट चीज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके जो सवाल होंगे वो देख लेंगे। वो कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपीट द इन्वेस्टिगेशन, स्टेट वेदर द डेटा फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन इज रिलायबल, जस्टिफाई योर आंसर। वो कह रहा है कि जो आपके पास जो इन्वेस्टिगेशन आई है इसके अकॉर्डिंगली जो आपने डेटा हासिल किया है ये रिलायबल है कि नहीं। तो मैं इसको बोलूंगा नहीं, नो। क्योंकि इसके अंदर जब एक पॉइंट एनामिलस आ सकता है तो मैं बाकी पे कैसे बिलीव कर सकता हूं कि मैंने सही किया होगा या गलत किया होगा? ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, नो, बिकॉज there is there is an anomalous point on the graph. There is an anomalous point on the graph. ठीक है भाई, तो ये बात ऑब्वियस मुझे बता रही है कि इसमें कहीं ना कुछ आप लोगों ने गड़बड़ की है। तो फिर जब ये गड़बड़ वाली पार्ट है, तो जब गड़बड़ वाला पार्ट है तो फिर मैं उस पर बिलीव नहीं कर सकता। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पेपर।